हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जो प्राचीन भारत की सीरीज चल रही है रामशरण शर्मा की बुक से, उसका चैप्टर नंबर 20। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 19 तक देख लिया था। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ने वो 19वां चैप्टर ना देखा हो तो जाके देख ले चैनल की प्लेलिस्ट में। तो इसमें हम देखेंगे मध्य एशिया से संपर्क और वहाँ उसके परिणाम। ठीक फ्रेंड्स, तो चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, बस आप सुनते जाना। इसमें जहाँ समझाने लायक होगा वहाँ समझाऊंगा। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए। लगभग 200 ईसा पूर्व मध्य एशिया और भारत के बीच घनिष्ठ और व्यापक ठीक फ्रेंड्स, घनिष्ठ और व्यापक संपर्क स्थापित हुआ या संबंध स्थापित हुए। पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्कन में मौर्यों के स्थान पर शुंग, कण्व और सातवाहन, पश्चिमोत्तर भारत, मध्य एशिया के राजवंशों ने अपना शासन स्थापित किया। ठीक फ्रेंड्स, स्थापित किया या जमाया। तो ये बात हो रही है कि लगभग 200 ईसा पूर्व में मध्य एशिया और भारत के बीच घने मतलब व्यापारिक संबंध स्थापित हुए थे। पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्कन में मौर्य राज्यों के साथ साथ कई स्थानीय शासक जैसे शुंग, कण्व, सातवाहन और पश्चिमोत्तर भारत मध्य एशिया के राजवंशों में अपना शासन स्थापित किया था। किन्होंने? इन्होंने शुंग, कण्व और सातवाहन की बात हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, अब चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे हिंद यूनानियों को कि ये आए थे और इन्होंने क्या किया हुआ था। तो आगे देखिए। तो यहाँ से देखेंगे हम भारत पर आक्रमण सबसे पहले उन यूनानियों ने किया था जो हिंद यूनानी या बैक्टीरियन यूनानी कहलाते थे। इस पहली लाइन से ही क्वेश्चन बनता है कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? तो यूनानियों ने। ठीक फ्रेंड्स, यूनानियों ने या बैक्टीरिया यूनानियों ने। तो चलते हैं आगे। ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में ठीक फ्रेंड ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में यूनानियों ने पश्चिमोत्तर भारत के विशाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ठीक फ्रेंड्स, कब्जा कर लिया। आगे देखते हैं। दो यूनानी राजवंशों ने एक ही समय में पश्चिमोत्तर भारत के समानांतर शासन किया। सबसे पहले अधिक विख्यात हिंद यूनानी शासक हुआ मिनांडर। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है, इसको याद रखना, मिनांडर। वह ठीक फ्रेंड देखते हैं। मिनांडर वह मिलिंद के नाम से जाना जाता था। उसकी राजधानी पंजाब में साकल में थी। ठीक फ्रेंड्स, पंजाब में साकल के बाद यानी कि आधुनिक सियालकोट में। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये सियालकोट अब कहाँ पड़ता है? तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, उसकी राजधानी पंजाब के साकल यानी कि सियालकोट में थी। और उसने गंगा यमुना दोआब पर आक्रमण किया था। उसे नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। ठीक फ्रेंड्स, उसे नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। आगे देखते हैं। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म पर अनेक प्रश्न पूछे हैं। ठीक फ्रेंड्स, मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म पर अनेक प्रश्न पूछे। ये प्रश्न नागसेन द्वारा दिए गए उसके उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित हैं जिसका नाम मिलिंद पनो अर्थात मिलिंद के प्रश्न। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये को पुस्तक पूछी गई कि मिलिंद पनो किसकी है। तो ये ठीक फ्रेंड्स, इसका नाम इससे मिनांडर से संबंधित है, तो याद रखना। यूनानी, अभी देखते हैं यहाँ से। यूनानी शासकों ने भारी संख्या में सिक्के जारी किए। ठीक फ्रेंड्स, यूनानी शासकों ने भारी संख्या में सिक्के जारी किए। सबसे पहले भारत में हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो हिंद यूनानियों ने। आगे देखते हैं। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमांत में यूनान की कला, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं, ठीक फ्रेंड्स, इन्होंने चलाई थी। ये लिखा हुआ ना, हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत पर यूनान की कला चलाई जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। आगे देखते हैं। अब आगे हैं शक। यूनानी के बाद शक आए। ठीक फ्रेंड, यूनानी के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी। ठीक फ्रेंड, यूनान के बाद शक आए, शकों की 5 शाखाएं थी। अब देखते हैं कौन कौन सी थी। एक शाखा अफगानिस्तान में बसी, दूसरी शाखा पंजाब में बसी जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, तीसरी शाखा मथुरा में बसी जहां उसने 2 सदियों तक शासन किया, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत पर अपना अधिकार कायम किया। शकों की 5वीं शाखा ने अपना प्रभुत्व ऊपरी दक्कन में स्थापित किया। ठीक फ्रेंड, 5 शाखाएं बता दी हैं, शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, आप बस सुनते जाइए। ठीक फ्रेंड, जहाँ समझाने लायक होगा समझाऊंगा।
आगे चलते हैं। ये 5 शाखाएं आपने देख ली, अब आगे देखते हैं। लगभग 57 ईसा पूर्व जैन के एक राजा ने शकों को युद्ध में युद्ध किया, ठीक फ्रेंड्स। शकों से युद्ध किया, उन्हें पराजित किया, हराया, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। अपने यह राजा, यहाँ से देखिए, शकों से युद्ध किया था ना, उन्हें शकों को हरा भी दिया था, उस राजा की बात हो रही है। यह राजा अपने आप को विक्रमादित्य कहता था, ठीक फ्रेंड्स। यह राजा अपने आप को विक्रमादित्य कहता था। विक्रम संवत के नाम से ठीक फ्रेंड्स, विक्रम संवत का संवत, ठीक फ्रेंड्स, विक्रम संवत नाम का संवत 57 और 58 ईसा पूर्व शकों पर उसकी विजय से आरंभ हुआ, ठीक फ्रेंड्स। जो विक्रम संवत चलाया जाता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी सदी में चला था, ये 57 और 58 ईसा पूर्व चला था। और जो इन्होंने हराया था ना शकों को, तो उसकी याद में चलाया गया था, ये आरंभ किया गया था, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। तब से विक्रमादित्य अत्यंत इच्छित उपाधि बन गई, ठीक फ्रेंड्स। तब से विक्रमादित्य अत्यंत इच्छित उपाधि बन गया। जिस किसी ने भी कोई महान पराक्रम दिखाया हो, उसने इस उपाधि को उसी तरह धारण कर लिया था, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ बताया जा रहा है कि जो विक्रमादित्य था ना, तो इसकी ये अच्छी उपाधि बन गई थी। और जो भी कोई महान पराक्रम वगैरह दिखलाता होगा, तो वो ये उपाधि धारण करता होगा, किसकी? विक्रमादित्य की, ठीक फ्रेंड्स। तो यहाँ एक नोट लिखा हुआ है मैंने। रोम के सम्राट अपनी अतुल्य शक्ति और पराक्रम जताने के लिए सीजर की उपाधि धारण कर लेते थे, ठीक फ्रेंड्स। जैसे अपने इंडिया में कोई मतलब महान कार्य करता होगा, महान पराक्रम दिखाता होगा, तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता होगा। और रोम के जो नेता वगैरह या फिर सम्राट वगैरह होंगे, वो अपनी शक्ति या पराक्रम दिखाने के लिए सीजर की उपाधि धारण करते होंगे। ये नोट लिखा हुआ है, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, हम भारत के इतिहास में 14 विक्रमादित्य पाते हैं, ठीक फ्रेंड्स। हम भारत के इतिहास में 14 विक्रमादित्य पाते हैं। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था, ठीक फ्रेंड्स। हम भारत के इतिहास में 14 विक्रमादित्य पाते हैं, जिसमें सबसे अधिक था, सबसे प्रभावशाली था गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। ये अगेन एक नोट लिखा हुआ है यहाँ से। इसकी परंपरा खासकर पश्चिमी भारत और पश्चिमी दक्कन में ईसा की 12वीं शताब्दी तक चली, ठीक फ्रेंड्स। विक्रमादित्य की बात हो रही है कि उपाधि मतलब इसकी परंपरा खासकर पश्चिमी भारत और पश्चिमी दक्कन में 12वीं सदी तक चलती रही होगी। आगे देखते हैं। शकों ने, ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से लिखा हुआ है। ये शकों ने भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। सबसे अधिक विख्यात शक संवत रुद्रदमन प्रथम हुआ, उसका शासन न केवल सिंध में बल्कि कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात के बड़े भागों में भी था, ठीक फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के सबसे पहले चलाए थे हिंदी यूनानियों ने, उसके बाद शकों ने चलाए थे चांदी के सिक्के, ठीक फ्रेंड्स। और शकों में सबसे विख्यात शासक था रुद्रदमन प्रथम। और इसका राज्य कहाँ तक था? सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़, गुजरात के बड़े भागों में फैला हुआ था। उसने काठियावाड़ के अर्धशुष्क क्षेत्रों में मशहूर झील सुदर्शन का जीर्णोद्धार किया, ठीक फ्रेंड्स। जीर्णोद्धार किया या निर्माण किया। आगे देखते हैं। यह झील मौर्य काल की थी। रुद्रदामन संस्कृति का बड़ा प्रेमी था। उसमें भारत में आकर विदेशी होते हुए भी उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा का लंबा अभिलेख जारी किया, ठीक फ्रेंड्स। मतलब वो संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था, लेकिन वो विदेशी होने के भारत में आकर वह विदेशी होते हुए भी उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख जारी किया, ठीक फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं इनके बाद कौन आया, पार्थियन या पल्लव, ठीक फ्रेंड्स। पार्थियाई या पल्लव। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इन दोनों जैनों के साथ उल्लेख शक पहलव के रूप में मिलते हैं, ठीक फ्रेंड्स। इनका उल्लेख वगैरह बताया जा रहा है संस्कृत ग्रंथों में। इन दोनों जनों के उल्लेख शक पहल में मिलते हैं, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। ये पार्थियन वगैरह, इनको ये जो थे ना यूरानी या यूनानी शासक, इनको कहा जाता था। आगे देखते हैं। पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान माना जाता है, ठीक फ्रेंड्स। जो अभी मैंने बताया, जो ये पार्थियाई थे इनको ईरानी या यूनानी कहते थे। पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान था। आगे देखते हैं। ईसा की पहली सदी में मैं पश्चिमोत्तर भारत में एक छोटे से भाग पर सत्ता जमा सके, ठीक फ्रेंड्स। इन लोगों की बात हो रही है, ईरान के जो आए थे ना ये पार्थियाई। तो ईसा की पहली सदी में मैं पश्चिमोत्तर भारत में एक छोटे से भूभाग पर सत्ता जमा सके। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडोफर्निस था, ठीक फ्रेंड्स। जो इनका सबसे प्रसिद्ध राजा था गोंडोफर्निस था। उसके शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था, ठीक फ्रेंड्स।
कई बार क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, अभी तक बना नहीं है, कि ये सेंट थॉमस किसके शासनकाल में आया था। तो ये गोंडोफिनिस के काल में आया था। क्या करने? ये ईसाई धर्म का प्रचार करने आया था। आप देखते हैं। इसके बाद आए कुषाण। ठीक है, पारथियाइयों के बाद कुषाण आए। ठीक है, पारथियों के बाद कुषाण आए, जो यूची और तोखरी भी कहलाते थे। जो यूची और तोखरी कहलाते थे। यूची कबीला 5 भागों में बटा हुआ था। ठीक है फ्रेंड, ये यूची और तोखरी भी कहलाते थे। और जो यूची कबीला था ये 5 भागों में बटा होता है। और ये कुषाण, जो कुषाण थे ना, ये 5 कबीलों में से एक थे। ठीक फ्रेंड, ये कुषाण इन्हीं के कुल में से एक थे। वे उत्तरी मध्य एशिया के हरित मैदानों में खानाबदोश लोग और चीन के पड़ोस में रहते थे। ठीक फ्रेंड्स, इनकी बात हो रही है। यूची कबीला था, 5 भागों में बटा हुआ था। उन 5 में से एक कुषाणों का कबीला होगा। और ये मध्य एशिया के हरित मैदानों में खानाबदोश के लोग ज़िंदगी जीते होंगे, जो चीन के पड़ोस में रहते थे। आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए, यहाँ से मैंने पेंसिल से लिखा है कुषाणों। ठीक फ्रेंड्स, कुषाणों का ये उसका लिखा है, उनका लिखा हुआ है, बस हमें इसका का लेना है। देखिए यहाँ लिखा है ना, कुषाणों का साम्राज्य अमुदरिया से गंगा तक मध्य एशिया के खुरासान के उत्तर प्रदेश में वाराणसी तक फैला हुआ था। ठीक है, कुषाणों का साम्राज्य अमुदरिया गंगा के मध्य एशिया के खुरासान और उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक फैला हुआ था। आगे देखते हैं। कुषाण के दो राजवंश पाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, कुषाणों के 2 राजवंश पाते हैं, जो एक के बाद एक आए। ठीक फ्रेंड्स, कुषाण 2 राजवंश पाते हैं। एक सेकंड फ्रेंड्स, ये यहाँ से लिख लीजिए, ये हमको भी अंडरलाइन कर लीजिए, मैं करना भूल गया हूँ। यहाँ से देखिए, हम कुषाणों के 2 राजवंश पाते हैं, जो एक के बाद एक आए। पहले राजवंश की स्थापना कंडफिसिस नामक सरदारों के घरानों ने की। ठीक फ्रेंड्स, जो हम कुषाणों के 2 राजवंश पाते हैं और उनके बाद एक के बाद ये आए सीक्वेंस में, एक के बाद एक। जो पहले राजवंश की स्थापना कैडफिसिस नामक सरदारों के घरानों ने की थी। इस घराने का शासन 50 ईसा पूर्व से 28 वर्षों तक चला। इसमें 2 राजा हुए। पहला था कडफिसिस। ठीक फ्रेंड्स, कडफिसिस या कडफाइसिस प्रथम। ठीक फ्रेंड्स, पहला राजा हुआ कडफाइसिस प्रथम, जिसने, ठीक फ्रेंड्स, ये जिसने हिंदू कोश के दक्षिण में सिक्के चलाए। हिंदू कोश के दक्षिण में रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के डलवाए। ठीक फ्रेंड्स, लिख लीजिए आप। यहाँ से था ना, 2 राजा हुए। पहला राजा था कडफिसिस प्रथम, जिसने भी मैं पेंसिल से मार्क करना भूल गया हूँ, एक सेकेंड। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए मैंने पेन चला दिया है। ठीक फ्रेंड्स, जिसने हिंदुकुश के दक्षिण में रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के डलवाए। ठीक फ्रेंड्स, दूसरा राजा हुआ कडफिसिस द्वितीय, जिसने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की और अपना राज्य सिंधु नदी के पूर्व में फैलाया। अब आगे देखते हैं। कडफिसिस राजवंश के बाद कनिष्क राजवंश आया। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, समझाने लायक कुछ है नहीं, शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है। ये राज्य वगैरह फैलाया। ठीक है फ्रेंड्स, अब मान लो ये है जो कडफिसिस द्वितीय राजा आया, तो इसकी बात बताई जाए, जिसने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की और उसने अपना राज्य पूर्व तक फैलाया। तो शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, इसमें समझाने लायक कुछ है ही नहीं, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। अब जो कडफिसिस राजवंश के बाद कनिष्क की बात हो रही है। उनकी स्वर्ण मुद्राएं धातु की शुद्धता में गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट थी। ठीक फ्रेंड्स, बताई जा रही है कि इनकी जो स्वर्ण मुद्राएं थी ना, वो धातु की, जो गुप्तों ने मुद्राएं चलाई थी ना, उनसे अच्छी थी, स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट थी। आगे देखते हैं। उन्होंने गंगा यमुना के दोआब के अतिरिक्त मध्य गंगा के मैदानों में काफ़ी भाग को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक फ्रेंड्स, बट आप थोड़ा रुकिए, मैं इस लाइन को करेक्ट कराता हूँ। यहाँ से थी ना, ये यहाँ तक पढ़ लिया था। उनकी मुद्राएं धातु की शुद्धता में गुप्त शासकों की मुद्राओं से उत्कृष्ट थी। ठीक फ्रेंड्स, अब यहाँ थोड़ा ऊपर नीचे लिखा हुआ है, ये मैं बताना भूल गया था। तो यहाँ से देखिए, ये आए थे ना कुषाण वगैरह, उनकी बात हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, ये कनिष्क आए थे ना, तो कनिष्क की यहाँ तक हमने समझ लिया था, उनकी मुद्राएं मतलब गुप्तों से अच्छी थी। अब यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा कुछ ऊपर नीचे लिखा हुआ है, यहाँ इस पैरे से। ठीक फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से देखिए, अगली लाइन है, यहाँ के बाद ये अगली लाइन है। उन्होंने गंगा यमुना दोआब के अतिरिक्त मध्य गंगा के मैदानों के काफ़ी भाग पर कब्जा कर लिया। ठीक फ्रेंड्स, ये लाइन होगी। अब यहाँ से देखिए, उसके बाद अगली लाइन यहाँ से शुरू होगी। उनकी पहली राजधानी
ठीक फ्रेंड्स, कनिष्क की बात हो रही है। पहली राजधानी आधुनिक पाकिस्तान में अवस्थित फिरोजपुर या पेशावर थी। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिरोजपुर किसका पुराना नाम है, तो ये पेशावर का था और ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, पहली लाइन नेक्स्ट पैरे की यहाँ से है, ये देखिए मैंने लिखा है ना, ये पहला है, ये दूसरा है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, उनकी पहली कनिष्क की बात हो रही है। कनिष्क की पहली राजधानी आधुनिक पाकिस्तान में अवस्थित फिरोजपुर या पेशावर थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं वहाँ। अब दूसरी लाइन यहाँ से है, देखिए फ्रेंड्स, दूसरी लाइन यहाँ से है, मथुरा भारत। ठीक फ्रेंड्स, दूसरी लाइन यहाँ देखिए, मथुरा भारत में कुषाणों की द्वितीय राजधानी थी। पहली राजधानी थी पाकिस्तान में फिरोजपुर से या पेशावर, और दूसरी लाइन ये है, मथुरा भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। ठीक फ्रेंड्स, अब तीसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी। महाकनिष्क ने एक मठ बनवाया, कहाँ, मथुरा की बात हो रही है। महाकनिष्क ने एक मठ बनवाया और विशाल स्तूप का निर्माण किया। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, समझ गए होंगे। कनिष्क, ठीक फ्रेंड्स, कनिष्क ने, ये ने लिखा हुआ है, उसने का ने लेना है हमें। कनिष्क ने 1778 ईसा पूर्व एक शक संवत चलाया। ठीक फ्रेंड्स, संवत चलाया या जिसे शक संवत कहते हैं। कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व एक संवत चलाया जिसे शक संवत कहते हैं और भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, और यह भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार दोनों इस लाइन से 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है और 2-3 प्रकार से बना के पूछा है। कई बार पूछा है कि ये जो शक संवत है किसने चलाया था, ये कनिष्क ने चलाया था, कौन सी ईसा पूर्व में चलाया था, 78 ईसा पूर्व में। और कई बार क्वेश्चन ये बना कि शक संवत भारत ने कहाँ से लिया है, तो ये लिया था कनिष्क के शक संवत से। ठीक फ्रेंड्स, शक संवत किसका काल चल था उस टाइम, कनिष्क का था। तो आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। कश्मीर में बौद्धों का सम्मेलन आयोजित किया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। कश्मीर में बौद्धों का सम्मेलन आयोजित किया। आगे समझो क्या कहते हैं, कश्मीर में बौद्धों का आयोजन किया जिसमें बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अंतिम रूप दिया। ठीक फ्रेंड्स, ये बात हो रही है, ये क्वेश्चन कई बार यहाँ से बना कि जो चौथी बौद्ध संगति थी ना या समिति हुई थी, तो उसका किसके शासनकाल में हुई थी, वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, उसकी बात हो रही है। आगे देखते हैं। कनिष्क के उत्तराधिकारी पश्चिमोत्तर भारत में लगभग 230 ईसा पूर्व तक राज करते रहे और उनमें से कुछ ने तो शुद्ध भारतीय नाम धारण किए, जैसे वासुदेव। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही है, कनिष्क के जो उत्तराधिकारी वगैरह होंगे वो भारत में 230 ईसा पूर्व तक राज करते रहे और कुछ जो कनिष्क अधिकारी थे ना, उन्होंने शुद्ध भारतीय नाम धारण कर लिया हुआ, उनमें से एक का नाम होगा वासुदेव। ठीक फ्रेंड्स, ये बताई जा रही है। ईरान, अब आगे चलते हैं। ईरान की, ठीक फ्रेंड्स, ईरान की ससानी शक्ति ने ईसा की तीसरी सदी के मध्य में अफगानिस्तान सिंधु के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर कुषाण साम्राज्य से छीन लिया और अपने कब्जे में कर लिया। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई जा रही है कि जो ईरान था ना, ईरान की ससानी शक्ति ने ईसा की तीसरी शताब्दी के मध्य अफगानिस्तान और सिंधु का पश्चिमोत्तर क्षेत्र कुषाणों से छीन लिया और उस पर कब्जा कर लिया। किसने? ईरान के जो ससानी शक्ति थी, इन्होंने। अब आगे चलते हैं। हिंद ससानी, इनको देखेंगे। तीसरी शताब्दी के मध्य तक इस ससानियों ने निचले सिंधु क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। ठीक फ्रेंड्स, शुरू में इस क्षेत्र को हिंदू कहते थे। ठीक फ्रेंड्स, जो ये इन्होंने कब्जा कर लिया था ना, उनकी बात बताई जा रही है। जो तीसरी शताब्दी के मध्य ससानियों ने निचले सिंधु क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और बेशुरू में इस क्षेत्र को सिंधु को हिंदू कहते होंगे। ठीक फ्रेंड्स, उसकी बात बताई जा रही है, सिंधु क्षेत्र को हिंदू कहते थे। आगे देखते हैं। इस यहाँ से लिखा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, ये इससे लिखा हुआ है ना, इसका हमें सिर्फ ये लेना, इसका। ठीक फ्रेंड, ये उनका लिखा हुआ है तो उनका का सिर्फ हमें का लेना, इससे हमें लेना इस। आगे देखते हैं। इसका, ठीक फ्रेंड, इस यहाँ लिखा हुआ है का। इसका तात्पर्य था कि यहाँ सिंधु निवासी रहते हैं। 262 ईसा के एक आसानी अभिलेख से इस क्षेत्र के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक फ्रेंड, ये बात बताई जा रही है कि इससे अभिप्राय यह है कि यहाँ सिंधु के लोग रहते थे और ये अभिलेख वगैरह अब सिंधु लोग रहते थे। 262 ईसा पूर्व यहाँ एक ससानी अभिलेख मिला है जिसमें हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया है। आप समझ गए होंगे। ठीक फ्रेंड्स, थोड़ा काट पीट के लिखा है इसलिए बोलने में भी दिक्कत हो रही थी, बट अब सेंटेंस कंप्लीट हो गया है।
तीसरी शताब्दी में जो इन्होंने ससानियों ने सिंधु के निचले क्षेत्र को छीन लिया था, वे इस क्षेत्र को हिंदू कहते थे और इसका यह तात्पर्य है कि यहाँ के लोग सिंध निवासी रहते थे। और जो 262 ईसा पूर्व ससानी अभिलेख का एक अभिलेख मिला, उसमें हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया हुआ है। आगे चलते हैं, अब देखेंगे इनके मृतभांड वगैरह क्या था, भवन और मृतभांड। तो चलते हैं, यहाँ से देखेंगे। इसमें पक्की ईंटों का प्रयोग फर्श बनाने के लिए किया गया और खपरों माने टाइलों, इसमें पक्की ईंटों का प्रयोग फर्श बनाने के लिए किया गया, खपरों को टाइलों का प्रयोग किया गया, फर्श और छत दोनों में किया गया। ठीक फ्रेंड, जो टाइल वगैरह थी उसका फर्श बनाने में भी प्रयोग किया गया था और छत बनाने में भी प्रयोग किया गया होगा। आगे देखते हैं, लाल यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए लाल मृतभांड सादा और पॉलिशदार बनावट के माध्यम से उत्तम तक बर्तन में है। ठीक फ्रेंड, बर्तनों में हुआ। आगे चलते हैं, यहाँ से समझ गए, यहाँ से है लाल मृतभांड जो सादा और पॉलिशदार बनावट के माध्यम से उत्तम तक। आगे देखते हैं, उत्तम तक बर्तनों में फुहारों और टोंटियों वाले पात्र हैं। ठीक फ्रेंड, जो ये बर्तन वगैरह बनाए जाते होंगे, जो उनका प्रयोग फुहारों और टोंटी वाले पात्रों में किया जाता होगा। टोंटी वाले पात्र से मतलब है आपने किसी चाय के खोखे पे चाय वगैरह पी होगी, या स्टेशनों पे जो वो केतली सी होती है ना, उसमें टोंटी सी लगी होती है जिससे चाय गिरती है गिलास में, तो उन्हीं की बात बताई जा रही है। फुहारों और टोंटियों वाले पात्र हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, जो इन्होंने बर्तन वगैरह बनाए थे ना लाल मृतभांडों का उत्तम प्रयोग बर्तनों में और फुहारों और टोंटियों वाले पात्रों में किया जाता होगा। तो आप समझ गए होंगे कि फुहारे और टोंटी वाले पात्र क्या होते हैं। जो चाय वगैरह डालते हैं ना, केतली होती है उनकी, जिससे जो टोंटी सी लगी होती है उससे चाय डालते हैं, उसकी बात बताई जा रही है। आगे देखते हैं, उत्कृष्ट असभ्रोही सेना कुषाणों और शकों के। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए कुषाणों और शकों के पास, यहाँ देखिए कुषाणों और शकों, ये के लिखा हुआ है। कुषाणों और शकों के पास लिखित भाषा और कोई सुव्यवस्थित धर्म नहीं था, इसलिए उन्होंने संस्कृत में इन उत्पादनों को भारत से लिया। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे यहाँ तक कि कुषाणों और कुषाणों के पास उनके पास कोई लिखित भाषा या कोई सुव्यवस्थित धर्म नहीं थे, इसलिए उन्होंने संस्कृत के इन उपदानों को भारत से लिया। समझ गए होंगे। अब चलते हैं, ये पहली लाइन यहाँ तक कंप्लीट होगी। दूसरी लाइन यहाँ से देखिए, ये यहाँ से मैंने लिखा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, पहली लाइन। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ तक कंप्लीट होगी। अब पहली लाइन, नेक्स्ट लाइन है, शकों और कुषाण विलक्षण असवरोही थे। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से है शक और कुषाण विलक्षण असवरोही थे। दूसरी लाइन यहाँ से है। ठीक फ्रेंड्स, उन्होंने बड़े पैमाने पर उत्तम असवरोही सेना और असवरोहण की परंपरा चलाई। ठीक फ्रेंड्स, पहली लाइन यहाँ से थी, असव और कुषाण विलक्षण असवरोही थे, उन्होंने बड़े पैमाने पर उत्तम असवरोही सेना और असवरोहण की परंपरा चलाई। तीसरी लाइन यहाँ से, उन्होंने लगाम और जीन का प्रयोग प्रचलित किया। ठीक फ्रेंड्स, जो ईसा पूर्व की दूसरी सदी और तीसरी सदियों की मूर्तियों में दिखाई जाता है। ठीक फ्रेंड्स, उन्होंने लगाम और जीन का प्रयोग प्रचलित किया, जो हमें ईसा की दूसरी और तीसरी शताब्दियों में मूर्तियों में मिलता है। समझ गए होंगे। मतलब इन्होंने ये घोड़े चलाने में बहुत ही विलक्षण वगैरह होंगे, इन्होंने घोड़े चलाने की परंपरा आरंभ की होगी। और जो घोड़े की लगाम होती है ना, जो जिससे वो लगाम रस्सी से होती है, खींच देते हैं, घोड़ा रुक जाता है, उसकी बात बताई गई है। और जीन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी में, और कई बार हिंदी के उसमें पूछा जाता है, जो क्या कहते हैं उसको हिंदी में लोकोक्ति में पूछा जाता है। ठीक फ्रेंड, कई बार ये क्वेश्चन बनाया है हिंदी में कि जो ये जीन घोड़े की पीठ पर जो डालते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं जीन। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये भी बना कि जो हाथी की पीठ पर डाल के जो जिसके ऊपर बैठा जाता है ना, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हौदा। याद रखना, हाथी के जो पीठ पर डाल के उसकी सवारी की जाती है, जिस पर बैठा जाता है, उसे कहते हैं हौदा। और घोड़े की पीठ पर डाली जाती है ना, वो इतनी बड़ी तख्ते टाइप के, उसको कहते हैं जीन। ठीक फ्रेंड्स, तो वो वही बात बताई है, इन्होंने लगाम और जीन का प्रयोग प्रचलित किया, जो हमें ईसा पूर्व की दूसरी और तीसरी शताब्दी की मूर्तियों में भी देखा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, बौद्ध की मूर्तियों में भी घोड़े की लगाम वगैरह दिखाई गई होगी, उसकी बात बताई जा रही है। शकों और कुषाणों ने पगड़ी, ट्यूनिसिया, पजामा और भारी लंबे कोट चलाए। ठीक फ्रेंड्स, शकों की बात हो रही है, शकों और कुषाणों ने पगड़ी, ट्यूनिसिया, पजामा और भारी लंबे कोट चलाए, जो ठीक फ्रेंड्स चलाए आज भी अफगान। ठीक फ्रेंड्स, इन्होंने कोट वगैरह चलाए थे। आगे देखते हैं, आज भी अफगान और पंजाबी लोग
पंजाबी लोगों को आज भी अफ़गान और पंजाबियों लोगों में देखने को मिलती है। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ से ये पंजाबी लोगों लिखा हुआ है, लोगों में देखने को मिलता है। जो इन्होंने अफ़गान वगैरह जो पगड़ी, ट्यूनिसी कुर्ती पजामा और लंबे कोट वगैरह चलाए थे, वो आज भी हमें अफ़गान और पंजाबी लोगों में देखने को मिलती है, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब इनकी व्यापार और खेती देखते हैं। व्यापार और खेती में क्या था? भारत में मध्य एशिया में अल्ताई पहाड़ों में सारा ठीक फ्रेंड, भारत के मध्य एशियाई में अल्ताई पहाड़ों में भारी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ। भारत को रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार के जरिए भारी सोना मिला होगा। कुषाणों ने रेशम के उस प्रख्यात मार्ग पर नियंत्रण किया। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जाए, भारत के मध्य जो अल्ताई पहाड़ियाँ थी वहाँ भारत को बहुत काफ़ी सोना प्राप्त हुआ, और जो भारत रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करता था ना, तो वहाँ से भी बहुत सारा सोना मिला होगा, क्योंकि वहाँ सोने से ही चीज़ें वगैरह खरीदी जाती थी, आदान प्रदान किया जाता था। और कई बार इस लाइन से क्वेश्चन बनाया कि रेशम मार्ग पर नियंत्रण किसने किया था? तो ये कनिष्क के काल में रेशम मार्ग की खोज पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक फ्रेंड, इसके काल में रेशम मार्ग जो था ना, इस पर टैक्स वगैरह लिया जाता था, वो हम आगे देखेंगे। ये देखिए, यह रेशम मार्ग कुषाणों का बड़ा अन्य आय स्रोत था। ठीक फ्रेंड, जैसे कि मैंने अभी बताया, यह रेशम मार्ग कुषाणों का बड़ा आय स्रोत था, और वे इस मार्ग पर व्यापारियों से उगाई चुंगी की बदौलत ही विशाल और समृद्ध राज्य कायम कर सके। ठीक फ्रेंड, ये टैक्स वगैरह लेते होंगे व्यापारियों से आने जाने के लिए, और इसी कारण ये अपना विशाल राज्य कायम कर सके। भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के चलाने का प्रथम शासक कुषाण ही थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं राज्य व्यवस्था कैसी थी इनकी। तो यहाँ से देखते कुषाण राजाओं ने, ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए अब दिखाई दे रहा होगा, कुषाण राजाओं ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ, ठीक फ्रेंड, कुषाण राजाओं ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ यह है कि अनेक छोटे राजाओं, ठीक फ्रेंड, अनेक छोटे राजाओं से कर पाते थे। ठीक फ्रेंड, महाराजा धीराज की उपाधि धारण का अर्थ था कि ये जो राजा ने जिसने उपाधि धारण की है ना, वो अनेक छोटे राजाओं से कर पाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, कर पाते थे, इसका मतलब ये था। आगे देखते हैं। अशोक देवों का प्रिय कहा जाता है, पर कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। ठीक फ्रेंड्स, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि अशोक का क्या कहा जाता था? देव प्रिय कहा जाता था। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। ये उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी, जो अपने राजाओं को स्वर्ग का पुत्र कहते थे। ठीक फ्रेंड्स, जो देवपुत्र की उपाधि थी, ये कुषाणों ने चीनियों से ली थी, और चीनों में इस उपाधि को कहा जाता था स्वर्ग का पुत्र। आगे देखते हैं। कुषाणों ने छत्र प्रणाली भी चलाई। कुषाण साम्राज्य अनेक क्षत्रपियों में बांट दिया गया था। ठीक फ्रेंड, कुषाण राजाओं ने छत्र प्रणाली भी चलाई, जिससे इनका जो राज्य था वो कई उपराज्यों या क्षत्रपियों में बट गया था, और प्रत्येक क्षत्र को एक क्षत्रप के शासन से जोड़ दिया गया था। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे, जो इनका राज्य बट गया था ना, जो प्रत्येक क्षत्रपी या प्रत्येक उपराज्य को प्रत्येक क्षत्रप को एक क्षत्रप के शासन में छोड़ दिया जाता था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। हम इस काल में, ठीक फ्रेंड्स, हम इस काल में पिता और पुत्र दोनों को एक ही समय संयुक्त रूप से शासन करते हुए पाते हैं या देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, हम इस काल में पिता और पुत्र को एक ही समय संयुक्त रूप से शासन करते पाते हैं। यूनानियों, ठीक फ्रेंड, यूनानी शासकों सेनापतियों की नियुक्ति करते थे। एक सेकंड, अब देखिए फ्रेंड, ध्यान से देखिए, ये एक फालतू में वर्ड लगा हुआ था, यूनानी। ठीक फ्रेंड, यूनानी शासक सेनापतियों की नियुक्ति करते थे। यूनानी शासक सेनापतियों की नियुक्ति करते थे, जो यूनानी भाषा में स्ट्रैटेगोस कहलाते थे। ठीक फ्रेंड्स, यूनानी शासक सेनापतियों की नियुक्ति करते थे, जो यूनानी भाषा में स्ट्रैटेगोस कहलाते थे। अब देखते हैं आगे। भारतीय समाज के नए तत्व। यूनानी शक पार्थियन कुषाण। ठीक फ्रेंड, यूनानी शक पार्थियन कुषाण भारतीय समाज में योद्धा वर्ग में अर्थात क्षत्रिय वर्ग में समाविष्ट हुए। ठीक फ्रेंड, जो भारत में समाज था ना योद्धाओं का, और जो ब्राह्मणों का, जो क्षत्रियों का समाज था, उसमें यूनानी शक और पार्थियन भी शामिल हो गए थे। आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड, जो यूनानी कुषाण शासक वगैरह थे ना, ये भारतीय क्षत्रियों में शामिल हो गए थे। लेकिन आगे देखते हैं ब्राह्मण समाज इन्हें द्वितीय श्रेणी के क्षत्रिय का स्थान मिला है। ठीक फ्रेंड, ब्राह्मण समाज में ना जो ये शक कुषाण वगैरह जो हमारे
क्षत्रिय वर्ग में शामिल हुए थे। तो ये ब्राह्मण समाज की बात बताई जाए। ब्राह्मण समाज ने इन्हें द्वितीय श्रेणी का क्षत्रिय का स्थान दिया है। ठीक फ्रेंड्स, दिया है या मिला है, आगे देखते हैं। धार्मिक विकास, कई विदेशी शासक वैष्णव संप्रदाय में आ गए। ठीक फ्रेंड्स, कई विदेशी शासक वैष्णव संप्रदाय में आ गए और विष्णु के उपासक बन गए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने यूनानी शासक हेलियोडोरस ने मध्य प्रदेश में स्थित विदिशा में ईसा पूर्व लगभग दूसरी सदी के मध्य में वासुदेव की आराधना के लिए एक स्तंभ खड़ा किया। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बताई जा रही जो यूनानी राजदूत था ना हेलियोडोरस, वो मध्य प्रदेश में स्थित विदिशा के ईसापुर में दूसरी शताब्दी में वासुदेव की पूजा आराधना करने के लिए एक स्तंभ स्थापित किया था। आगे देखिए फ्रेंड्स, प्रख्यात यूनानी राजा मिनांडर बौद्ध हो गया। ठीक फ्रेंड्स, प्रख्यात यूनानी राजा मिनांडर बौद्ध हो गया। कुषाण शासक शिव और बौद्ध दोनों की उपासक थे। ठीक फ्रेंड्स, जो कुषाण शासक थे वो शिव और बौद्ध दोनों के उपासक थे और तदनुसार कुषाण मुद्राओं पर हम उन दोनों के देवताओं के चित्र पाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये कई बार बना कि ऐसा कौन सा शासक था जिसमें हम एक तरफ बौद्ध और दूसरी तरफ शिव के चित्र अंकित हैं। किन राजाओं के सिक्कों पर दो कुषाण थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। बौद्ध महायान संप्रदाय का उद्भव, यहाँ से देखते हैं। बौद्धों ने उन विदेशियों का भी स्वागत किया जो मांस खाते थे। ठीक फ्रेंड्स, इनको भी अपनी सभा में शामिल कर लिया होगा, वही बात बताई जा रही। बौद्धों ने उन विदेशियों का भी स्वागत किया जो मांस खाते थे। अब वे सोना चांदी छूने लगे, मांस खाने लगे और उत्तम कपड़े पहनने लगे। अनुशासन इतना स्थिर हो गया कि कुछ भिक्षु संघ छोड़कर गृहस्थ जीवन में लौट आए। बौद्ध धर्म का एक नया रूप महायान कहलाने लगा। ठीक फ्रेंड्स, ये जो बौद्ध धर्म का नया रूप था ये महायान कहलाने लगा। आगे देखते हैं। आगे देखिए, महायान का उदय होने पर बौद्ध धर्म का पुराना शुद्धाचारी संप्रदाय हीनयान कहलाने लगा। ठीक फ्रेंड्स, महायान के उदय होने के बाद बौद्ध धर्म का पुराना शुद्धाचारी संप्रदाय ये हीनयान कहलाने लगा। कनिष्क महायान का महान संरक्षक हो गया। उसने कश्मीर में बौद्धों की परिषद आयोजित की। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है जो चौथी बौद्ध संस्कृति थी या समिति थी उसका शासक कौन था, तो ये कनिष्क था। आगे देखते हैं। जिसने तीनों पिटकों या बौद्ध साहित्य की पूरी तरह व्याख्या की गई है। ठीक फ्रेंड्स, जो समृद्धि या परिषद आयोजित हुई थी ना कश्मीर में बौद्धों की जो चौथी परिषद आयोजित हुई थी उसमें तीनों पिटकों या बौद्ध साहित्यों का पूरी तरह से व्याख्या की गई थी कश्मीर वाली समिति में। आगे देखते हैं कला मथुरा शैली। ठीक फ्रेंड्स, कला कंधार और मथुरा शैली। तो चलते हैं। भारतीय शिल्पकारों का भारत में पश्चिमोत्तर सीमांतर प्रांत कंधार में मध्य एशियाई यूनानी और रोमन शिल्पकारों के साथ संपर्क हुआ। ठीक फ्रेंड्स, भारतीय कलाकारों की बात बताई जा रही है जो भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत पर गंधार, मध्य एशिया और यूनानी और रोमन शिल्पकारों के साथ संपर्क हुआ। अब संपर्क हुआ तो आगे देखते हैं इन्होंने क्या किया था। कंधार कला का प्रभाव मथुरा में भी पहुंचा। हालांकि वह मूलतः देसी कला का केंद्र था। मथुरा में बुद्ध की विलक्षण प्रतिमाएं बनी हैं, परंतु इस जगह की ख्याति कनिष्क की सिरोहीन मूर्ति को लेकर भी है। ठीक फ्रेंड्स, जो कंधार कला था वो मथुरा में कंधार कला भी पहुंच गई। ठीक फ्रेंड्स, जो मथुरा था ना विदेशी कलाकार का केंद्र था। मथुरा की बुद्ध प्रतिमाएं विलक्षण थी और यहाँ पर जो कनिष्क की विख्यात सिरोहीन मूर्ति खड़ी को लेकर यह जिसके निचले भाग पर कनिष्क का नाम है। ठीक फ्रेंड्स, मथुरा काल में जो कनिष्क की सिरोहीन मूर्ति खड़ी है और उसके नीचे कनिष्क का नाम लिखा हुआ है ये बताया जा रहा है यहाँ। आगे देखते हैं विद्या और साहित्य। ठीक फ्रेंड्स, काव्य शैली का पहला नमूना रुद्रदामन का काठियावाड़ जूना अभिलेख है जिसका समय लगभग 150 ईसा पूर्व है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि रुद्रदामन अभिलेख किसका है, तो ये जूनागढ़ से संबंधित है और जूनागढ़ का अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अभिलेखों की रचना प्राकृतिक भाषा में कराने की परिपाटी चौथी सदी या इसके आगे तक चली। ठीक फ्रेंड्स, अभिलेखों की रचना प्राकृतिक भाषा में करने की परिपाटी ईसा की चौथी सदी या उससे आगे तक जारी रही। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं।
असफ घोष जैसे कुछ महान साहित्यिक कलाकारों को कुषाण का संरक्षण प्राप्त था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि असफ क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि असफ घोष किसके दरबार में थे, तो ये कुषाणों के थे। असफ ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र लिखी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसने सौंदर्य नामक काव्य भी लिखा जो संस्कृत का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बुद्ध चरित्र किसने लिखा था, असफ घोष ने। और असफ घोष किसके दरबार में थे, तो कुषाणों के। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। आगे चलते हैं। इस कोटि की प्रमुख कृतियाँ महावस्तु और दिव्य बदान है। ठीक फ्रेंड्स, इस कोटि की सबसे महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं वस्तु और दिव्य बदान। आगे चलते हैं। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाटक कला के विकास में भी योगदान किया। ठीक फ्रेंड्स, जो पर्दा प्रथा वगैरह थी ना, ये मुंह ढकने की प्रथा ये यूनानी लेकर आए थे। तो वही बात बताई जा रही, पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक फ्रेंड्स, पर्दा यूनानियों का देन था, इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे चलते हैं। आरंभ में यवन शब्द का प्रयोग यूनानियों के निवासियों का अर्थ होता था, पर बाद में सभी प्रकार के विदेशियों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक फ्रेंड्स, किसका? यवनिका का। आगे चलते हैं। धार्मिकेतर साहित्य का सबसे अच्छा उदाहरण वात्स्यायन का कामसूत्र है। इसका काल ईसा की तीसरी सदी माना जाता है। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कामसूत्र किसकी रचना है, तो ये वात्स्यायन की, याद रखना। आगे चलते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आगे देखते हैं। संस्कृत ग्रंथों में हमें ग्रह नक्षत्रों के संचार संबंधी बहुत सी यूनानी शब्द मिलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जो संस्कृत के ग्रंथों में हमें ग्रह नक्षत्रों के संचार संबंधी बहुत से यूनानी शब्द मिलते हैं। यूनानी शब्द हैरोस्कोप संस्कृत में। आगे चलते हैं। यूनानी शब्द होरोस्कोप संस्कृत शब्द में। ठीक फ्रेंड्स, यूनानी शब्द था ना होरोस्कोप, तो उसका शब्द यूनानी में होरा शास्त्र हो गया, जिसका अर्थ संस्कृत में फलित ज्योतिष शास्त्र होता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। भारतीयों ने यूनानियों से शल्य चिकित्सा, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र में कोई महत्वपूर्ण चीज़ प्राप्त नहीं की। इन तीनों शास्त्रों का विमोचन चरक और सुश्रुत ने किया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सुश्रुत और चरक किसके दरबार में थे, तो ये कनिष्क वगैरह के दरबार में थे। ठीक फ्रेंड्स, कनिष्क नहीं, कुषाण। और इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने चरक संहिता वगैरह की पुस्तक लिखी थी, जो शल्य चिकित्सा से है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। रोगों के इलाज में प्राचीन भारतीय वैद्य मुख्य रोगों के इलाज में प्राचीन भारतीय वैद्य लोग मुख्यतः पौधों पर निर्भर रहते थे, जिन्हें संस्कृत में औषधि कहते थे, और इससे बनी दवा को औषध कहलाती थी। ठीक फ्रेंड्स, जो भारत के जो वैद्य वगैरह होंगे वो पूरी तरह पौधों पर निर्भर होते थे, और पौधों को संस्कृत में औषधि कहते थे, और पौधों से बनी दवा को औषध कहलाती थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। 2728 में रोमन सम्राट अगस्टक और 110 से 120 ईसा पूर्व रोमन सम्राट ट्रोजन के दरबार में भारतीय दूत भेजे गए। वही बात बताई जा रही है। 2728 ईसा में रोमन सम्राट के अगस्टक और 110 से 120 में रोमन सम्राट ट्रोजन के दरबार में भारतीय दूत भेजे गए। प्राचीन भारत में किसी भी अन्य काल में शीशे के काम की ऐसी प्रगति नहीं हुई जैसी इस काल में हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही है। प्राचीन भारत में किसी भी अन्य काल में शीशे के ऐसे काम की प्रगति नहीं हुई जैसी इस काल में हुई थी। तो ये था हमारा आज का चैप्टर नंबर 20। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 21 में। ठीक फ्रेंड्स, तो आप देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं चैप्टर नंबर 21 में। और इससे पहले कि अगर किसी ने वीडियो ना देखी हो तो जाके देख ले, चैनल की प्लेलिस्ट लगा दी गई है। तो आई होप यू एंजॉय कर रहे होंगे चौहान सर के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।